नमस्कार। 23 सितंबर 2020 से ही राहु और केतु अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं। जहां मार्च 2019 से ही राहु और केतु मिथुन और धनु में क्रमशः गमन कर रहे थे, जहां अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान थे। ये स्मृतियों में रखने लायक बात है कि राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलने वाले होते हैं, उल्टी चाल ही चलने वाले होते हैं। सब्सटेंशियल पार्ट में इनका एविडेंस नहीं है, किंतु व्यक्ति की जो अंतर चेतनाएं है उसको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। तो जब इस नवग्रहीय व्यवस्था में दोनों ही ग्रह हमेशा साथ में ही परिवर्तित होते हैं और इस परिवर्तन को जब यहाँ राशि संचरण के माध्यम से हम देखेंगे तो मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव सामने आ सकता है। प्रत्येक क्षेत्र विशेष जहां इनका आवरण रहेगा, जहां इनकी भूमिका रहेगी, हमको किस तरह अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमको किस तरह की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी, तो वहीं पर अपने कामकाजी जीवन की प्रतिबद्धताओं को किस तरह से आगे लेकर जाना होगा, ये सारे ही चर्चा जनित विषय यहाँ पर रहने वाले हैं। इस नवग्रहीय व्यवस्था में आप देखें जहाँ 5 तारा ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु, तो वहीं 2 प्रकाश ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। राहु और केतु के प्रभाव को जानना है तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की ताकत रखते हैं, तो वो ये दोनों ही पापी ग्रह हैं। और ऐसी स्थितियों के भीतर व्यक्ति जब अपने अवचेतन में परिवर्तन महसूस करता है तो कई बार बिगड़े हुए कामकाज को बना लेता है, तो कई बार पूरे तरीके से बने हुए कामकाज को बिगाड़ भी देता है। संदेह और भ्रम वो घेरे हैं जहां पर मानसिक अस्वस्थता कई बार निकल कर आती है, और उनसे मुक्त होकर जब हम जीवन को देखते हैं तो स्पष्टता भी नजर आने लगती है। तो सर्वप्रथम यहाँ शनिदेव प्रधान राशि, जिनको अभी 7.5 का मध्य अंतराल भी चल रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्थान में ही है। 20 नवंबर 2020 के बाद का समय ऐसा रहेगा जब देव गुरु बृहस्पति भी नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में होकर 5वीं दृष्टि से राहु के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण रखेंगे, तो वहीं राहु का भी दृष्टि निक्षेपण यहाँ मकर राशि स्थान के ऊपर रहेगा। व्यवस्थित तौर के ऊपर इस इफेक्ट को जानना जरूरी है। हालांकि 23 सितंबर से 20 नवंबर तक के समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण में ही चलायमान रहेंगे, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो जो सोच के अंदर शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के एक स्थिरता रहती है, बदलाव की तरफ तुरंत गति के साथ में नहीं जाने वाले होते, वहां एक धीमापन रहता है। तो जहां लोग चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से जीवन में लेकर आते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस, सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है और उसी आधार पर आप अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। वहां जब राहु की दृष्टि रहेगी तो ये भी एक वृहद चर्चा का विषय रहेगा। तो सर्वप्रथम आप देखें कि जो रोग और शत्रुहंता स्थितियां बनी हुई थी उससे हटकर राहु अब पंचम में शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे, तो जो आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र है इसको बहुत गहरे से आप समझिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से हम शुरुआत करते हैं, जहां आकस्मिक धन लाभ को हम देखते भी हैं और जीवन में उसको पाते भी हैं। राहु इनिशियल बेस के ऊपर इंस्टेंट गेन देने वाले होते हैं। जब भी यहाँ शनिदेववत फल करने वाले ग्रह पंचम में आए, जो कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को दर्शाता है, व्यक्ति को एक बार फायदा हुआ शेयर मार्केट से, उसने और ज्यादा पूंजी निवेश करना शुरू किया, दूसरी बार भी और अच्छे से बेनिफिट निकल कर आया, तो लगने लगता है कि अब भाग्य भी साथ है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन है वो भी पूरे तरीके से सहयोगी यहाँ पर मेरे लिए है। तो वो व्यक्ति रिस्क लेता चला जाता है, वहीं पर सोच में एक भ्रम उत्पन्न होता है और वही भ्रम रिजल्ट्स के अंदर एक कमी भी लेकर आने वाला होता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। जब एक बार बेनिफिट हो गया, भले ही शेयर मार्केट हो या फिर बिजनेस के अंदर आकस्मिक धन लाभ का कोई भी क्षेत्र विशेष हो, आप वहां धैर्य के साथ में एक बार रुक जाइए, कुछ समय इंतजार कीजिए और इंतजार कर लेने के
बाद में फिर से निवेश की ओर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम होते हैं। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच के अंदर जो हासिल किया है वो भी कई बार कमी की ओर चला जाता है और व्यक्ति निराशाओं के साथ में गिर जाता है। देखिए, व्यापार में असफलता, भले ही कामकाजी जीवन में असफलता, शेयर मार्केट जैसे कामकाज में असफलता सिर्फ और सिर्फ नुकसान नहीं देती, व्यक्ति को भी भीतर से तोड़कर रख देती है, अगली बार हिम्मत करने का अवसर नहीं देती। तो ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से हमको अक्षुण्ण रहने की दरकार रहती है। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के अंदर आप जहां एक बार मुनाफा हासिल कर चुके हों तो फिर रुक जाएं, थोड़ा सा समय गैप दें और फिर अपनी रफ्तार को बढ़ाएं, तो परिणामों के भीतर बेहतरी बनी रहती है। वहीं पर एजुकेशन की लाइफ में और जो रिलेशंस के साथ में हम चल रहे होते हैं वहां पर भी राहु कई बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाले हो जाते हैं। आप एजुकेशन में अपनी रदम के अंदर चल रहे थे, भटकाव नहीं थे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, सोच रखा था कि यहाँ 10+2 के बाद में मैं कॉमर्स की तरफ जाऊंगा और उसके बाद में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा या हो सकता है MBA की तरफ जाऊंगा। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था जिसके साथ में आप चल रहे थे। ये एक उदाहरण है, आप किसी भी क्षेत्र विशेष में हो सकते हैं। राहु जैसे ही आए, जिस लाइन की तरफ आप चल रहे हैं आपको लगने लगता है कि अब मुझे परिवर्तन की तरफ चले जाना चाहिए, जिस एग्जिस्टिंग फ्रेम की तरफ मैं हूं वहां से कुछ विशेष हासिल नहीं होने वाला है। तो जब ऐसी प्रवृत्ति आने लगती है, जो मेहनत आपने एक स्पेसिफिक एरिया में की है वो एक तरफ छूट जाती है और हमको लगने लगता है कि यहाँ सफलता मिल ही नहीं पाएगी, डिस्ट्रैक्शंस के साथ में दूसरी लाइन को हम थामते हैं, मालूम चलता है कि जहां मेहनत की थी वो शून्य हो गई, जिस क्षेत्र की तरफ हम आए हैं वो क्षेत्र हमारे काम का नहीं है। तो जहां अभी आप लगातार गंतव्यशील हैं वहीं पर अपनी मेहनत को चलाते रहिएगा, इस मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करके रखें। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में इस समय अंतराल में कोई भी कम्युनिकेशन गैप निकल कर नहीं आए। छोटी छोटी बातें जो कई बार एक बड़ा स्वरूप ले लेती है, जिसका बेस कुछ भी नहीं होता, किंतु हम सोच के साथ में ही नकारात्मकता पर चिंतन करते हुए उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में आप जोड़ना चाहते हैं, संतान पक्ष को किसी और कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, या फिर आप उनको अपने एरिया स्पेसिफिक में सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, भले ही वो बिजनेस में जॉब के अंदर हों, उनको सलाह देना आप लगातार जारी जरूर रखें। गृहस्थ के अंदर उनकी कोई भी परेशानी बनी हुई है तब भी आप प्रयास ये करें कि अपनी जो बातचीत का तरीका है वो इतना व्यवहारिक रहे कि उनको समझ में भी आए और ऐसा लगे भी नहीं कि मुझे टोका जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर जो क्षमताएं होती है उसके आकलन में भी कोई गफलत निकल कर आने वाली नहीं हो। क्या अर्थ है इसका? व्यापारिक जीवन के अंदर आपको लग रहा है कि मैं इस टास्क को इतने दिनों में पूरा कर जाऊंगा, किंतु वहां हमको कुछ और गैप की रिक्वायरमेंट है। जहां आप 10 दिन के अंदर एक टास्क को पूरा करने की तरफ जा रहे हैं, आप अगले व्यक्ति को कहें कि मैं 13 से 14 दिन इसके अंदर लगाऊंगा, जिससे कि जो आपकी कमिटेड अप्रोच है उसमें कोई भी फर्क नहीं आए। वहां पर भी कई बार राहु आपको संदेह देने वाले होते हैं, उससे बचना होगा। और साथ ही साथ में जो क्षमताएं आपने अपने कामकाज अनुभव के साथ में विकसित की है, वहां पर भी नेगेटिविटी से बचने की कोशिश आपको 12 अप्रैल 2022 तक करनी होगी। ये मूल मंत्र अपने साथ में रखें। वहीं जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे का रुख अपना रखा है, आप अपने पारिवारिक वृद्धि की तरफ अब जा रहे हैं, तो जो शुरुआती 6 to 12 वीक्स की पोजीशन होती है वहां आपको ट्रैवल अवॉइड करके रखना होगा। मन के भीतर जो भ्रांति मूलक विचार निकल कर आते हैं उसको हटाने के लिए भी किसी धार्मिक पुस्तक के अध्ययन की ओर और रुचिकर कार्यों की ओर निरंतर आपको जाना होगा, जिससे कि मन में कोई भी ऐसी नकारात्मकता घर करने वाली नहीं रहे। और वहीं साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी मेजर लेवल के ट्रैवलिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो जो तारीखें होती है और तारीखों के साथ में जो व्यवहारिक स्तर चलते हैं उसको भी एक क्लैरिटी के साथ अपने भीतर अपना कर रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो क्षमताओं के आकलन की स्थिति हो गई, संतान पक्ष की हो गई, वहीं आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष हो गया, शिक्षा की हमने यहाँ से चर्चा की
तो ये पंचम का हाल, यहाँ पर आपको संदेह से बचना होगा, स्पष्टता की आवश्यकता रहेगी। और वहीं जब मैं पांचवी दृष्टि की बात करता हूँ तो जो आध्यात्मिक चिंतन व्यक्तिगत जीवन के अंदर विकास के क्रम को बढ़ाने वाला होता है, दूरदर्शिता को बढ़ाने वाला होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस व्यक्ति के विकास क्रम में भी आवश्यक है। तो वहीं जीवन का जो आनंद है, जो हासिल हमने किया है, अब उस हासिल को किस तरह से मन के भीतर आनंद की शक्ल दी जाए, राहु उसमें कमी लेकर आ जाते हैं। जो भी हासिल किया उसको शून्य बनाने की ओर लेकर चले जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको दूर रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहेगी। जैसे एक बात को गौर करके चलें, हायर एजुकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए। आपको मालूम है कि मैं हायर एजुकेशन की तरफ हूं और यहां से मुझे अभी स्टार्टअप की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी ऐसी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर जाने वाली हो। तो ऐसे सारे ही संदेह के भीतर आप स्वयं को कहीं पर भी घेरने वाले नहीं रहें, ये आप ध्यान रखिएगा। मन जहां पर भी उचाट होने वाला हो, शिव उपासना के साथ में स्वयं को निरंतर तौर के ऊपर गतिमान जरूर करना चाहिए। और वहीं जो एक क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है जिसके साथ में जीवन बढ़ता है, और उसी क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के साथ में हम अपना जो जीवन का आधार है उसको भी देख पाते हैं, यहाँ उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। आपके अनुभव आपको धोखा दे सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा आपको बचना होगा। तो वहीं पर ये ध्यान रखिएगा कि जो धार्मिक कार्यों के अंदर हम लगातार संलग्न थे और वहाँ पर हम एक अतीब आनंद की प्राप्ति कर रहे थे, तो और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें भी रुद्र उपासना, जैसे मैंने आपको बताया, उसको जितना अच्छे से आधार बनाकर चलेंगे उतना ही जीवन के अंदर एक पूर्णता के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे। तो वहीं केतु एकादश में और वहीं राहु की दृष्टि, बाय डिफॉल्ट अप्रोच ये रहती है, ये एकादश भाव जो है अंतिम उपचय स्थान है। एकादश भाव ही व्यक्ति के पुण्य फलों के उदय की स्थितियों को भी निर्मित करता है। भले ही राहु एकादश में हो चाहे केतु एकादश के अंदर हो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कर्क के लिए, मीन के लिए और कुछ हद तक मकर राशि और धनु राशि के जातकों के लिए भी ये जो पोजीशन है बेहद शानदार स्थितियों को क्यों निर्मित कर रही है कि यहाँ एकादश के साथ में जब केतु जुड़े रहेंगे, राहु का दृष्टि निक्षेपण रहेगा, आपके पुण्य फलों का उदय हो सकता है। और जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं जो रुकी हुई थी, सर्वांगीण लाभ का आशय यह है कि हम व्यापारिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं तो गृहस्थ के साथ में परेशानियां निकल कर आ रही है, गृहस्थ के साथ में सामंजस्य अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, तो संतान पक्ष की ओर से दिक्कतें निकल कर आ रही है। संतान पक्ष और व्यापारिक जीवन अच्छा चल रहा है तो माता पिता के साथ में किसी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। व्यापारिक जीवन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है किंतु साथ ही साथ में उधारी संबंधित स्थितियां परेशान करती चली जा रही है। तो ये जो एक तरह से सर्वांगीण लाभ सामने नहीं निकल कर आता, राहु और केतु का जो प्रभाव है, अन्यत्र सारी स्थितियों को छोड़ दीजिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर जीवन के भीतर जो बेनिफिट होने चाहिए, लाभ होने चाहिए, उसको सामने रखने वाले होते हैं। और उसमें भी औचक रूप से जो बेनिफिट आता है सामने, आप देखें कि एक भूमि संबंधित विवाद लंबे समय से पारिवारिक जीवन के अंदर चल रहा था जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं था, औचक रूप से बातचीत सामने आती है कि पूरे ही पारिवारिक जनों की मीटिंग है, आपको भी बुलाया जा रहा है और वहीं पर सॉल्यूशन मिलता है, अनएक्सपेक्टेड गेन जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। कई बार केतु की प्रवृत्तियां और राहु का दृष्टि निक्षेपण ऐसे वृद्धि के सरोकारों को जीवन में लेकर आने वाला होता है। तो सर्वांगीण लाभ के अंदर यहां आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। उस धन को सहेजने की ओर जाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो ये ध्यान रहे, दो त्रिकोण के साथ में जब राहु का नियंत्रण हो और अंतिम उपचय के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण हो, वो भी मंगल के राशि स्थान पर जब इनकी दृष्टि हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे निर्णयों के अंदर एक त्वरित गति भी निकल कर आने वाली होती है। जहां पर लंबे समय से अटकाव हो, भटकाव हो, वहां स्पष्टता राहु अंतिम उपचय के साथ दृष्टि निक्षेपण करके देने वाले हो जाते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं भाइयों के सेटल होने के अंदर कोई भी दिक्कत और परेशानी आ रही थी, वहां पर भी आपका योगदान उनके जीवन को एक प्रगति देने वाला हो सकता है। ऐसे सहयोग की अपेक्षा अगर किसी भी भुजा को आपसे है तो आप वहां पर अपने सपोर्टिव रोल को जरूर प्ले कीजिएगा।
तो वहीं पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आत्मविश्वास है, निर्णायक मौकों के ऊपर जो आत्मविश्वास है, वो धोखा देने वाला नहीं हो। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास में है और अच्छा खासा कैलिबर आपके पास में है, बहुत ज्यादा डिमांड्स भी आपकी नहीं है, किंतु जैसे ही डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ आप होते हैं, इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा और वहीं एक अटकाव निकल कर आ गया, वहीं पर हम लड़खड़ा गए, तो वहां एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। राहु जब भी अवचेतन के अंदर चेतनाओं को प्रभावित करे, व्यक्ति अभ्यास के सिरों को लगातार अपने साथ में लेकर चलने वाला रहे, और जब अभ्यास मन के साथ में कर्म के साथ जुड़कर सामने आता है तो व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं होता। यही सबसे बड़ा प्रयास हमें इस ग्रहीय व्यवस्था को समझने में करना चाहिए कि हम अपने भावी भविष्य के अंदर किस तरह की प्लानिंग करके चल सकते हैं, और आपके पास में भले ही अनुभव हो, किंतु उस अनुभव के साथ में अभ्यास के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके चलने की अपेक्षाएं आपको अपने साथ में रखनी चाहिए। तो वहीं पर जो लोगों में विश्वास स्थापित करना होता है, व्यापारिक जीवन है, नौकरी पेशा जीवन है, पारिवारिक जीवन है, मित्रों के साथ में चल रही जिंदगी है, लोगों में विश्वास स्थापित करने में बहुत अच्छी खासी मशक्कत करनी होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी आपसे चर्चा करेगा, पहले यही सोचेगा कि आपका बेनिफिट क्या है। राहु कुछ ऐसी स्थिति और कुछ ऐसे शब्द और ऐसा व्यवहार लेकर आते हैं, यह लगता है कि अगला व्यक्ति हमारे साथ में एक बेनिफिट को खोज रहा है, और वहीं से कई बार एक नकारात्मकता भी परेशान करने वाली होती है। तो इसी वजह से व्यवहारिक दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। उसमें भी जो नसों से संबंधित रोग होते हैं, नर्व्स को लेकर जो भी रिलेट करते हुए रोग होते हैं, वहां सावधान रहने की आशा अपेक्षा। आंतों संबंधित जो रोग कई बार डाइजेस्टिव को परेशान करते हैं, वहां पर भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि एक और बात मैं बता दूं, केमिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, या कमीशनिंग संबंधी किसी भी वर्क के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय 18 महीनों का आपके लिए विशेष प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला रहेगा। तो वहीं पर केतु की जो ये स्थितियां एकादश के साथ में, वैसे मैंने इसकी एक चर्चा आपके सामने रखी कि एकादश में केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं, तो वहीं सर्वांगीण लाभ आपकी स्वीकारोक्ति को भी बढ़ाता है। अब इसका आशय क्या है, हमने लाभ अर्जित किया और लोग उसमें भी हमारे लिए एक सम्मान को बहुत अच्छे से रखने वाले हैं। केतु ऐसे सम्मान में वृद्धि देते हैं, पुण्य फलों का उदय निकल कर आता है, प्रारब्ध के साथ में जुड़े हुए जो भी कर्म है वो भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में भी व्यवहारिक स्तर के ऊपर उनकी मदद करने के लिए हमको ज़रूर आगे बढ़ना होगा। वहीं संतान पक्ष और उसमें भी फैमिली वे, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि इन 18 महीनों के अंदर अगर आप उस वे की तरफ हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यात्राओं के साथ में, अपने कामकाजी जीवन के साथ में भी कोई लापरवाही आप बरतने वाले नहीं हो। रेगुलर बेस के ऊपर जो भी डायग्नोस वगैरह होते हैं उनको भी करवाते चले जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि अगर केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इस समय अंतराल के अंदर निकल कर आती है तो वो लाभ की श्रेष्ठताओं को और ज़्यादा बढ़ाने वाली रहेगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे समय में निकल कर आती है, कोई व्यक्ति विशेष कहता है जुड़ जाइए, हमको आपके अनुभव की आवश्यकता है, इतना रुपया पैसा मिलेगा और आपको इतनी रिकॉग्निशन भी मिलती चली जाएगी, कहीं पर भी सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं। द्रुतगामी स्तर के साथ में बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। तो ये था राहु और केतु का 23 सितंबर 2020 को होने वाला परिवर्तन, और उसमें भी मकर राशि के जातकों के लिए ये प्रभाव किस तरह से निकल कर आएगा उसकी चर्चा का विशेष प्रयोजन। हम ऐसे ही अवसरों के ऊपर हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।